हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मितेश आसनानी है। आज मैं आपके साथ पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में थोड़ा ज्ञान शेयर करना चाहूँगा। हाँ दोस्तों, पार्किंसंस डिजीज़ एक जटिल बीमारी है, मगर शुरुआत के स्टेज में पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उसको अच्छा समाधान दे सकते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आते हैं तो भी होम्योपैथी में अच्छा समाधान है। मगर जैसे कि पार्किंसंस डिजीज रिवर्स नहीं हो पाता है, तो जो स्टेज में है उससे आगे न बढ़े और थोड़ा सपोर्ट करके हम पेशेंट को अच्छी कंडीशन में ला सकते हैं। मगर पार्किंसंस इनिशियल स्टेज में आते हैं तो अच्छी मैनेजमेंट होम्योपैथी में अवेलेबल है। कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस में भी हम मदद रूप अच्छे से कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको समझाऊंगा कि पार्किंसंस डिजीज क्या है, उसमें क्या चिन्ह आते हैं और होम्योपैथी कैसे इसका समाधान करती है। पहले तो पार्किंसंस डिजीज है क्या। हमारे दिमाग में सर्टेन पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, जहाँ से डोपामाइन नाम का तत्व निकलता है। डोपामाइन नाम के तत्व का काम क्या है कि हमारे को मूवमेंट, जो बॉडी हम मूवमेंट करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मूवमेंट, वो मैनेज करना डोपामाइन का काम है। अब ब्रेन में से जब डोपामाइन सिक्रीशन कम हो जाता है तो फिर वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होती है। जैसे पार्किंसंस में कोई टेस्ट नहीं है कि हम जान पाएँ कि भाई पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज है या नहीं है, मगर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ही हमको पता चलता है कि ये पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज है या नहीं है। अब पार्किंसंस डिजीज में जो चिन्ह आते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा ज्ञान शेयर करूँगा। पार्किंसंस डिजीज में पहला चिन्ह आता है वो है ट्रेमलिंग। हाथ जैसे हम ये कपा नहीं रहे हैं, वो वाइब्रेशन मतलब कंपन होना स्टार्ट होता है, तो हमारा ध्यान जाता है कि पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज तो नहीं है ना। दूसरा, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होती है। इसके अलावा मास्क फेस, मतलब फेस के मसल की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगती है। चौथा, कॉन्स्टिपेशन होता है। पांचवा, आई कैन से मुंह में से सलाइवा निकलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है। फिर बॉडी में स्टीफनेस आती है, जकड़न आती है, तो ये सब एडवांस स्टेज में जकड़न आती है। तो ये सब चिन्ह हैं जिसपे से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज है। अब मैं आता हूँ पार्किंसंस डिजीज के होने के कारण। मॉडर्न साइंस में पार्किंसंस डिजीज का कारण नहीं है, वहाँ पे हम इडियोपैथिक लिखते हैं बस। होम्योपैथी का मानना है कि ये स्ट्रेस इंड्यूस या आई कैन से साइकोसोमेटिक डिजीज है। माइंड में स्ट्रेस पड़ता है और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, तो वो पर्टिकुलर ब्रेन के सर्टेन पार्ट पे रिफ्लेक्ट होकर डोपामाइन सिक्रीशन कम करता है और पार्किंसंस डेवलप होता है। अब पार्किंसंस के मोटा मोटी 5 चिन्ह हैं। मोटा मोटी मतलब है तो कई चिन्ह, उसमें से 5 चिन्ह में होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। फर्स्ट स्टेज में जब पेशेंट आते हैं तब उनको ट्रेमलिंग यानी कि ध्रुजारी होती है। तो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे से पेशेंट की इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो सिम्टम है वो है इंक्रीज्ड सलाइवेशन, मुंह में थूक ज़्यादा बनने लगती है पेशेंट को, तो उसमें भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तीसरा जो चिन्ह आता है वो है कॉन्स्टिपेशन। नॉर्मल पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन अलग होता है और पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन अलग होता है, क्योंकि डोपामाइन कम सीक्रेट हो रहा है, उसकी वजह से इंटेस्टिनल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, तो उसमें फिर दवाइयाँ अलग हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है आई कैन से स्टिफनेस, यानी कि जकड़न हो जाना। जकड़न बहुत हो जाती है, उसके वजह से हमको पता चल जाता है कि पेशेंट को पार्किंसंस डेवलप हो रहा है। और 5वां चिन्ह आई कैन कंसिडर दैट इज यूरिन में भी इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे बॉडी के मसल की स्टिफनेस आती है ऐसे
यूरिन के मसल में भी स्टिफनेस आने लगती है, तो यूरिन में भी रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज डेवलप हो रहा है। अब होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे होता है? हाँ, होम्योपैथी में इनिशियल स्टेज में आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 ही सेल्स ऐसे हैं जो रीजनरेट यानी कि पुनः जीवित नहीं होते, यानी रीजनरेट नहीं होते। जैसे किसी के लीवर डैमेज हुआ तो लीवर अपने आप रिपेयर होकर रीजनरेट हो सकता है। जैसे आपको इंजरी लगी हाथ में तो वो रीजनरेट यानी कि फिर से बन सकता है। मगर दिमाग और किडनी ये दोनों के कोश ऐसे हैं कि जो रीजनरेट यानी कि फिर से नहीं बन सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि रिमेनिंग पार्ट जो बचा है, जैसे किडनी या ब्रेन, अभी पार्किंसंस है तो ब्रेन की बात करूँ मैं, ब्रेन में सर्टेन पार्ट में से आई कैन कंसिडर कि भाई डोपामाइन सीक्रेट होना कम हो गया है या बंद हो गया है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं कि रिमेनिंग पार्ट है जहाँ से अच्छे प्रमाण में डोपामाइन सीक्रेट हो सकता है, उस पार्ट को हम ब्लड सप्लाई इंप्रूव करके हेल्प करते हैं कि भाई आप डोपामाइन सीक्रेट करो तो बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। यस, बट इनिशियल स्टेज में होम्योपैथी में बहुत अच्छा स्कोप है। मैं बोलूँ 30-40% तक डैमेज नहीं हुआ है, ट्रेवलिंग तक या इंक्रीज्ड सलाइवेशन तक, कॉन्स्टिपेशन तक, रिकरेंट इन्फेक्शन तक है। स्टिफनेस में भी है होम्योपैथी में दवाइयाँ, मगर एडवांस स्टेज की स्टिफनेस आ जाती है, फिर होम्योपैथी आपको सपोर्ट ही कर सकती है। एक केस आपके साथ डिस्कस करूं तो एक पेशेंट है, उनको कॉन्स्टिपेशन रह रहा था, पार्किंसंस था मगर स्टिफनेस इतनी नहीं थी तो कॉन्स्टिपेशन था। तो होम्योपैथी में पर्टिकुलर पार्किंसंस के कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो वो हमने प्रोवाइड की, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन आराम हो गया। ऐसे ही दूसरे जो पेशेंट थे उनको यूरिन में इन्फेक्शन रहता था, तो होम्योपैथी में यूरिन का इन्फेक्शन होना पार्किंसंस डिजीज में अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की जो थैली है उसके मसल वीक हो जाते हैं, तो वो पूरा यूरिन बाहर नहीं निकल पाता है, और उसको हम बोलते हैं पोस्ट वॉइड यूरिन, यानी कि पेशाब करने के बाद भी जो पेशाब थैली में रह गया तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, तो वो ग्रोथ होने के कारण इन्फेक्शन रहता है। वो पेनलेस होता है मगर वो लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो रिकरेंट इन्फेक्शन बॉडी में परेशानी कर सकता है। तो यस, उसकी यूरिनरी ब्लैडर के मसल को स्ट्रॉन्ग करने की हमारे पास दवाइयाँ हैं, जिसके पोस्ट वर्ड यूरिन कम रहे, यूरिन कम निकले, अरे कम निकलने बाद कम रहे, तो इन्फेक्शन ऐसे कंट्रोल होता है, पर्टिकुलर पार्किंसंस के केस में। तीसरे जो पेशेंट हमारे पास आए थे, उनको शुरुआत में ट्रैम्बलिंग थी, ध्रुजारी थी, और उनको ध्रुजारी थी और हमने वो अच्छे से कंट्रोल उनका कर दिया। चौथे केस में भी ऐसा ही था, उनको भी ध्रुजारी थी, थोड़ा मेमोरी लॉस था। तो ये हमने 10-15 केसेस अब हैंडल किए हैं पार्किंसंस के। मगर ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हाँ, एक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन प्लस मुंह में से थूक ज़्यादा बन रही थी और मास्क फेस था, तो मुंह में थूक निकलना बंद हो गया, मास्क फेस में थोड़ा कंट्रोल आया है। और ऐसे ही पार्किंसंस में ये हमारा अनुभव है कि शुरुआती स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में हम मदद कर सकते हैं, लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज में हम उनको अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी नहीं नॉर्मल लाइफस्टाइल दे पाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में हम लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं। अब होम्योपैथी में कई दवाइयाँ हैं पार्किंसंस की, मगर कैसे दवाई सिलेक्ट होती है, तो पेशेंट को हेरिडिटरी है या पेशेंट को स्ट्रेस है या पेशेंट को आई कैन से एनवायरनमेंट नहीं सूट हो रहा है, किसकी वजह से पार्किंसंस डेवलप हो रहा है। मोटा मोटी ये 5 केसों की मैं बात करूँ, 5 या 6 केसों की बात करूँ, तो हेरिडिटरी एज वेल एज स्ट्रेस वाज द रीज़न। तो वो धीरे धीरे करके मैनेज होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से फ़ायदा होता ही है। इसलिए ये वीडियो शेयर नहीं करने का पर्पस ये है कि पार्किंसंस डिजीज़ में
होम्योपैथी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, मगर इनिशियल स्टेज में आते हैं तो हम उसको अच्छे लेवल पे कंट्रोल करके पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में भी हम मदद कर सकते हैं, मगर जो इनिशियल स्टेज में मदद मिलती है वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है पेशेंट। और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आता है तो हम एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे स्टीफनेस कंट्रोल होती है बट सर्टेन लेवल पे, बहुत ज़्यादा स्टीफ हो गया फिर होम्योपैथी परिणाम देती है, बट वो रोल कॉम्प्रोमाइज भी रहेगा। तो दोस्तों, ये था नॉलेज अबाउट पार्किंसंस डिजीज। आशा करता हूँ मैंने आपके ज्ञान में बढ़ोतरी की होगी। ऐसे ही टॉपिक के साथ आपके तरफ आते रहेंगे।